नमस्कार साथियों, मैं दीपक सोनकर एलीट क्लब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम 1857 की क्रांति से एक प्रश्न को लेंगे और प्रश्न से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं और परीक्षा में जितने भी प्रश्न आएंगे उसको संभावित प्रश्नों का उत्तर हम यहाँ पर तलाशने का प्रयास करेंगे। मैं जो एक प्रश्न के बहुत सारे प्रश्नों को उसमें तोड़ने का प्रयास करूंगा और ये जो मेरी क्लासेस है वो यूपीएससी और अन्य राज्यों की जो पीसीएस परीक्षा है उसके लिए समान उपयोगी है। परंतु जो भी बच्चे एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जैसे रेलवे, एसएससी, इनको भी समान रूप से उपयोगी होगी। तो चलिए प्रश्नों की ओर हम चलते हैं। अच्छा, प्रश्न को समझाने के दौरान मैं उसके मूल संदर्भ में जाऊंगा और उससे आसपास की जितनी भी चीजें होंगी उसको हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पीसीएस और यूपीएससी में आपको मेंस भी लिखना होता है। तो मैं प्रयास करूंगा कि यहाँ से आप प्री के माध्यम से और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ कर सकें। इसी को लेकर के ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होगी। तो प्रश्न है कि 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में तो आने की संभावना नहीं है, परंतु स्टेट के पीसीएस में अवश्य इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, आप देख सकते हैं कि कुंवर सिंह आपने देख रहे हैं, दूसरा आपने तात्या टोपे, चौथा तीसरा आपका नाना साहब और चौथा है मंगल पांडे। तो यहाँ पर तात्या टोपे जो थे, तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तात्या टोपे 1857 की क्रांति के एक बहुत बड़े महान नेता थे। इनका नाम रामचंद्र, वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग भी था। अब हम 1857 की क्रांति को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, 1857 की क्रांति के समय जब भारत में 1857 की क्रांति हो रही है तो उस समय गवर्नर जनरल कौन है? तो हमारे लॉर्ड कैनिंग है उस समय गवर्नर जनरल। अच्छा, 1858 से, अब याद रखिएगा, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि देखिए सबसे पहले हुआ क्या। अब इसके मूल को हम समझते हैं, थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं, बैकग्राउंड में इसके। देखिए, सबसे पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करने के लिए आई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में शासन करने के लिए आई, तो सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की? तो अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 और 1600 के बीच लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में लंदन में एक सभा का आयोजन हुआ और लॉर्ड मेयर ने उनकी अध्यक्षता की थी और लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ और वहां के शेयर होल्डरों ने मिल करके पूरब के देशों के साथ, पूरब के देशों यानी कि भारत, चाइना, इंडोनेशिया, इन देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाया। उसी कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी। और याद रखिएगा, भारत में यूरोप में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों की कंपनी ही नहीं आई थी। भारत में बहुत सारी यूरोप की कंपनी आई, जिसमें पुर्तगाली है, अंग्रेज है, डच है, डेनिश है और स्पेनिश है। ये तरह तरह के लोग, तरह तरह की कंपनियां इस भारत में व्यापार करने के लिए आई। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो आप 1599 से, कहीं कहीं 1599 भी दिया रहता है, कहीं कहीं पर 1600 भी दिया रहता है। तो लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में, याद रखिएगा ये नाम, लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में कहाँ हुई थी? तो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के लंदन नामक शहर में हुई थी। अच्छा, उस समय भारतीय शासक कौन थे? जब अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि जब लंदन में जी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही है तो भारत में शासक कौन है? तो भारत में शासक, याद रखिएगा, अकबर का शासक काल है, अकबर का शासक काल। अकबर की मृत्यु कब हुई है? 1605 में, याद रखिएगा। तो 1605 से पहले की घटना है, तो उस समय भारत में शासन किसका है? अकबर का। अच्छा, उस समय ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश का की महारानी कौन है? तो ब्रिटिश की महारानी है महारानी एलिजाबेथ सेकेंड, फर्स्ट, सॉरी, एलिजाबेथ फर्स्ट वहां की महारानी है। अब याद रखिएगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है भारत यानी पूरब के देश, पूरब के देशों में भारत, चाइना, इंडोनेशिया, इन देशों के साथ व्यापार करना। और व्यापार में शुरुआत में, व्यापार में ज्यादातर मसालों का व्यापार करना, क्योंकि यूरोप जो है, यूरोप एक बहुत ही ठंडा प्रदेश है। वहां पर मांस को प्रिजर्वेटिव के रूप में, मांस स्वादिष्ट खाने के लिए, अगर आपको स्वादिष्ट बनाना है तो भी मसाले का प्रयोग होगा, और अगर आपको मांस को अगर लंबे समय तक सुरक्षित रखना है तो भी मसाले का प्रयोग होता था। ठीक है, इसी कारण जो विदेश की कंपनियां हैं, जो यूरोप की कंपनियां हैं,
वो भारत में व्यापार करने के लिए आई। तो बेसिकली व्यापार में मसाले का व्यापार, चाय का व्यापार, इन्हीं इन्हीं सब चीजों का व्यापार ये लोग करते थे। अब याद रखते हैं, भारत में जब से ही ईस्ट इंडिया कंपनी आई है, उसी समय से आप देखिएगा कुछ दिनों के पश्चात एक प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी में कि अंग्रेजों ने भारत को बेखबरी के दौर में जीता। अगर आप मेंस आंसर राइटिंग करिएगा, मैं इस प्रश्न को भी आंसर राइटिंग में करवाऊंगा, तो उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने इसको भारत को बेखबरी के दौर में जीता। तो एक बात आप बताइए कि अगर इस बेखबरी के दौर में जीता तो इतना सिस्टमेटिक प्लानिंग कैसे किया गया। मैं आपको आंसर राइटिंग में वहां पर समझाऊंगा कि अंग्रेजों ने स्टेप बाय स्टेप करके भारत पर अपने कदम जमाते चले गए और पूरा प्लानिंग के तहत इन लोगों ने भारत पर शासन किया। पूरा प्लानिंग के तहत, ऐसा नहीं है कि वो बेखबरी के दौर में थे, उन्होंने पूरे होशो हवास में भारत को अपने कब्जे में लिया। और इस कब्जे की शुरुआत अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले भारत में 1557 से 1757 से पहले भी, पलासी के युग से बहुत पहले भी अगर आप देखिएगा, जिसमें औरंगजेब थे, जहांगीर थे, वहां पर औरंगजेब के समय में हुगली में इन लोगों ने लूटपाट मचाई थी। तो ये विदेशी कंपनियां व्यापार तो करती ही थी, साथ ही साथ लूटपाट के माध्यम से वहां के स्थानीय राजाओं को दबाने का प्रयास करती थी। और जब वो स्थानीय राजा नहीं दबते थे और कई बार कंपनी के साथ युद्ध करते थे तो उनकी बात वो मान लेते थे। क्योंकि याद रखिएगा, कंपनी और शासक में यह अंतर होता है कि कंपनी सिर्फ लाभ के लिए काम करती है। तो याद रखिएगा, जितनी भी यूरोप की कंपनियां थी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे वो डच हो, चाहे वो डेनिश हो, फ्रांसीसी हो, ये सारी कंपनियां अपने मुनाफे के लिए आई थी। व्यापारी हमेशा मुनाफा चाहता है। और राजा, अगर ये मुनाफे के कारण ही भारत में अगर आप देखिएगा तो इतना ज्यादा शोषण हुआ। शोषण का मूल कारण है कि व्यापारिक चरित्र के कारण ही सबसे ज्यादा शोषण हुआ है। और यदि अगर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी रह करके कोई कंपनी का शासन न रह करके शासक, अगर शासक वर्ग होता, कोई राजा भी होता, जब कितना भी निरंकुश हो, वो इस स्तर का एक्सप्लॉयटेशन कभी नहीं कर सकता था, शोषण कभी नहीं कर सकता था। कोई भी राजा जो होता है, राजा के अंदर एक ईगो होता है, लेकिन कंपनी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ लाभ के लिए। इसीलिए आप देखिएगा कभी कभी कंपनी क्या करती है कि भारतीय शासकों के साथ संधि करती है, कभी उनके साथ जाकर के माफी मांगती है। आपको जानकारी हो कि जब हुगली में अंग्रेजों ने लूटपाट की थी तो औरंगजेब ने इनको पूरा खदेड़ दिया था। और खदेड़ने के बाद इन्होंने उल्टा द्वीप में जाकर शरण लिया था। उसके बाद ये औरंगजेब के पास आया और झुक करके माफी मांगने के बाद औरंगजेब ने इसको व्यापार करने की अनुमति दी। अच्छा, ये ब्रिटिश कंपनियां या यूरोपीय कंपनियां कहें, ये भारत में आ रही हैं और व्यापार कर रही है, इतना उत्पात मचा रही है, यहाँ के लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन फिर भी भारतीय राजा जो है इनको व्यापार करने के लिए दे रहे। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, आखिर क्यों। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप समझिए कि विदेश से व्यापार जब भी, याद रखिएगा, जब भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है, और भारत के लिए का यह सौभाग्य ही रहा है कि ग्लोबलाइजेशन से पहले तक जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड हुआ है वो भारत के पक्ष में ही हुआ है। आपको जान करके हैरानी होगी कि उस समय जब 1757 या 1600 या फिर 1599 ईस्वी में कोई इंटरनेशनल करेंसी थी नहीं। तो इंटरनेशनल करेंसी थी नहीं तो आपको व्यापार करना है, तो आपको व्यापार करना है भारत से, तो आप पता चला कि भारतीय वस्तुओं को लेकर के जा रहे हैं और यूरोप से सोना भारत में आ रहा था। तो भारतीय राजाओं को तो खूब मुनाफा था, क्योंकि यहाँ से आप मसाला, चीनी, रेशमी वस्त्र और चाय लेकर के जा रहे हैं और वहां से सोने की असथियां भारत में आ रही हैं। तो इसी कारण भारत में अकूत संपत्ति जमा हो रही है। और इसी कारण आप देखिएगा कि जहांगीर का ताजमहल, आप शाहजहां का ताजमहल देख लीजिए, या मुगल काल में जो इतनी स्थापत्य बड़े बड़े भवन बनाए गए, उसका मूल कारण विदेशी व्यापार ही है। अगर आप विदेशी व्यापार की बात करें तो जितने भी बड़े एम्पायर हैं, अगर आप प्राचीन काल में जाए तो प्राचीन काल में मौर्य काल को अगर आप देखें, मौर्य काल का भी रोमनों से व्यापार था। अगर आप कुषाण काल को देखें तो कुषाण काल का भी रोमनों से व्यापार था। आरकामेडू में बहुत सारे रोमन सिक्के मिले हैं। तो याद रखिएगा, जो भी सल्तनत या जो भी साम्राज्य, एम्पायर एक बड़े सेप में जाइंट एम्पायर होते हैं, वो व्यापार के माध्यम से ही संभव है। एग्रीकल्चरल टेक पे आप उतनी बड़े एम्पायर का निर्माण नहीं कर सकते। इसीलिए भारत में आप देखेंगे कि बड़े बड़े साम्राज्य चूंकि बहुत कम हो पाए, गिने चुने मुठ्ठियों में, आप उसको उंगलियों में गिन सकते हैं, बड़े साम्राज्य को आप उंगलियों में ही गिन सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब जब, याद रखिएगा, जब जब भारत और विदेश का, यानी विदेशों से व्यापार बढ़ा है, तब तक अंपायर का निर्माण हुआ है। मैंने अभी आपको कहा मौर्य वंश, कुषाण वंश, मुगल वंश। तो इन वंशों ने एक विशाल अंपायर खड़ा किया, और अंपायर खड़ा करने के लिए, किसी भी अंपायर को खड़ा करने के लिए आपको सेना चाहिए, नौकरशाही चाहिए,
और सेना और नौकरशाही को आपको पेमेंट देना पड़ता है। तो अगर आप पेमेंट याद रखिएगा, आपको इनकम के दो ही साधन है, प्राचीन मध्यकाल में ले लीजिए या प्राचीन काल में ले लीजिए, दो ही साधन है। एक साधन आपका हुआ कृषि एग्रीकल्चर, दूसरा साधन हुआ व्यापार। तो याद रखिएगा, व्यापार कृषि के जो टैक्सेशन है उससे आप बड़ा एम्पायर को नहीं खड़ा रख सकते हैं, आप उससे बड़ी नौकरशाही को नहीं चला सकते हैं, आप उससे बहुत बड़ी सेना नहीं रख सकते हैं। अगर आपको याद हो, मध्यकालीन समय में अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत बड़ा एम्पायर था, जिसने विश्व विजेता बनने का ख्वाब देखा था। उसने भी एक विशाल सेना के रख रखाव के लिए टैक्सेशन व्यवस्था में बढ़ोतरी की थी। 1/2 भाग में टैक्सेशन लेकर के चला आया था। बाकी बाकी अगर आप सल्तनत काल के शासकों सुल्तानों को देखिएगा, तो उनका 1/3 भाग कृषि का 1/3 भाग वो भू राजस्व के रूप में लेते थे, परंतु अलाउद्दीन खिलजी ने 1/2 कर दिया। ये प्रश्न आता है, आप याद रखिएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे व्यापारिक चरित्र को लेकर के। तो व्यापारिक चरित्र को बेसिकली मैंने आपको समझा दिया। अब अंग्रेज जो है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप भारत में शासन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहला कदम उन्होंने क्या किया, पलासी का युद्ध। अगर आप पलासी के युद्ध को ध्यान से देखिएगा, तो पलासी का युद्ध बेसिकली कोई युद्ध नहीं है, ये बेसिकली एक षड्यंत्र है, क्लाइव के मस्तिष्क से उपजी हुई एक षड्यंत्र। तो पलासी का युद्ध, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि पलासी का जो युद्ध है, तो पलासी का युद्ध किससे किसके बीच में हुआ था। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि पलासी का युद्ध किससे किसके बीच में हुआ था। तो पलासी का युद्ध याद रखिएगा लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुआ था और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। लॉर्ड क्लाइव क्या था, बंगाल में ब्रिटिश कंपनी में एक छोटा सा नुमाइंदा था, क्लर्क था। और सिराजुद्दौला जो थे उसमें बंगाल के नवाब थे, याद रखिएगा। क्योंकि आपको बंगाल के नवाब के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बंगाल जो सबसे पहले नवाब थे, जो मुगल काल से जुड़े हुए थे और उन्होंने लगभग लगभग स्वतंत्रता की घोषणा कर ही दी थी, वो मुर्शिद कुली खान थे। और वहां से बंगाल के नवाबों की एक परंपरा चल पड़ी। और सिराजुद्दौला जो नवाब, सिराजुद्दौला से पहले अलीवर्दी खान थे, अलीवर्दी खान के ही एक को कोई पुत्र नहीं था, तो उनकी बेटी के लड़के थे सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे, बहुत युवा थे और उनको उतना अनुभव भी नहीं था। परंतु लॉर्ड क्लाइव बहुत ही चतुर और धूर्त व्यक्ति था और बहुत ही षड्यंत्रकारी व्यक्ति था। इसने क्या किया, षड्यंत्र के माध्यम से युवा सिराजुद्दौला को अपने षड्यंत्र में फंसाया। और फंसाने के बाद क्या हुआ कि पलासी का युद्ध हुआ। ये युद्ध नहीं, बेसिकली एक षड्यंत्र ही है, मैं बता ही रहा हूँ। तो उसमें क्लाइव की विजय हुई। क्लाइव की विजय होने के बाद सिराजुद्दौला हार गया। और उसके बाद फिर क्या होता है, अगर आप देखें तो दूसरी बात, बक्सर का युद्ध स्टार्ट होता है। पलासी का युद्ध सिर्फ नाम मात्र का युद्ध है, ये षड्यंत्र है। परंतु बक्सर का युद्ध में अगर आप देखें, तो बक्सर के युद्ध में भारत की तीन बड़ी शक्तियों में कौन कौन सी शक्तियां हैं, जो बंगाल का, आप याद रखिएगा, सिराजुद्दौला को हटाने के बाद मीर कासिम, मीर जाफर को बनाया गया। मीर जाफर के बाद मीर कासिम को शासक बनाया गया, तो मीर बंगाल का नवाब बनाया गया। तो मीर कासिम यहाँ पर बंगाल के शासक के रूप में मीर कासिम है, अवध के नवाब सुजाउद्दौला है और दिल्ली में शाह आलम द्वितीय का शासन है। और ये तीनों मिलकर के, तीनों की संयुक्त सेना मिलकर के अंग्रेजों को बक्सर के मैदान में युद्ध करती है। और युद्ध में क्या होता है कि बक्सर का युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो नामक एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही बुद्धिमान चालाक सेनापति होता है हेक्टर मुनरो। और हेक्टर मुनरो क्या करता है, ये इनको युद्ध में हरा देता है, इन तीनों की संयुक्त सेना को। अब याद रखिएगा, बक्सर का युद्ध एक भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ है, इसको क्रांतिकारी कदम कर सकते हैं। क्योंकि पलासी के युद्ध से क्या हुआ था, अंग्रेजों को सिर्फ बंगाल में शासन करने का मौका मिला था। यहाँ से द्वैत शासन शुरू हुआ था। द्वैत शासन द्वैत शासन के बाद बक्सर में क्या हुआ, अब बक्सर के युद्ध के बाद इन लोगों ने अपनी सत्ता खुद ही अपने हाथ में ले ली, अंग्रेजों ने। और याद रखिएगा, बंगाल का पूरा प्रांत, और बंगाल में याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल जो आज बांग्लादेश से, वो, उसके बाद बिहार, उसके बाद असम, ये तीनों चारों इस क्षेत्र में शामिल है। उसके बाद अवध, अवध का पूरा क्षेत्र, अवध का क्षेत्र उस समय बहुत ही समृद्ध प्रांत था। सुजाउद्दौला के पास बहुत सारे आम और आमेरिस्ती मतलब शस्त्रागार था और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के शस्त्रागार थे, उनके पास बंदूकें थी। उसके बावजूद उनको बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने हरा दिया। उसके बाद दिल्ली का शाह आलम द्वितीय बेचारा कमजोर शासक था और इन तीनों के जो त्रिपक्षीय जो गठजोड़ है उसको हेक्टर मुनरो ने युद्ध में हरा दिया। हराने के बाद अगर आप देखिएगा, तो अब इस चीज को हम समझते हैं। अगर आप हराने के बाद अगर आप देखिएगा, तो पलासी के युद्ध को थोड़ा सा विस्तार में आप समझते हैं। पलासी का जो युद्ध है,
पलासी के युद्ध में मैंने आपको बताया अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड क्लाइव लड़ रहे हैं, बंगाल की तरफ से सिराजुद्दौला लड़ रहे हैं, और सिराजुद्दौला के तीन जो सेनापति थे, मीर जाफर, यार लतीफ और राय दुर्लभ, तीनों ने क्या किया, नवाब के साथ धोखेबाजी की, और धोखेबाजी करने के उपरांत क्या हुआ, नवाब हार गए। अब सोचिए, कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि पलासी जो हुआ है, पलासी का जो युद्ध है किस नदी के किनारे हुआ है, तो याद रखिएगा जो पलासी की जो लड़ाई है वो भागीरथी नदी के तट पर हुई है, भागीरथी। कई बार प्रश्न पूछा गया है, बीपीएससी में भी, यूपी पीसीएस में भी, और वेस्ट बंगाल में तो मल्टीपल टाइम्स ये पूछा गया है। तो भागीरथी नदी के तट पर, आप याद रखिएगा। फिर पलासी के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर नवाब कौन था, तो सिराजुद्दौला था, मैंने आपको बताया। अच्छा, अंग्रेजों का की तरफ से कौन लड़ रहा था, तो याद रखिएगा लॉर्ड क्लाइव लड़ रहा था। अच्छा, पलासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था, तो मुगल सम्राट याद रखिएगा शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, शाह आलमगीर द्वितीय, याद रखिएगा, उस शाह आलम द्वितीय। उसके बाद क्या हुआ, पलासी, पलासी जो है किस जगह पर है, तो याद रखिएगा पलासी वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के नदिया जिले के पास में पलासी नामक स्थान है। तो कई बार अगर पलासी से पूछा जाता है तो आप कहिएगा कि वेस्ट बंगाल के नदिया जिले में, ठीक है। अच्छा, वहां पर पलासी में पलास के पेड़ अधिक बहुत ज्यादा थे, पलास के पेड़ होने के कारण वहां पर उस क्षेत्र को पलासी कहा गया, ठीक है। कंपनी का उस समय गवर्नर कौन था, और कंपनी का गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव। जब युद्ध, देखिए उस समय तो कंपनी का कोई गवर्नर नहीं था, परंतु युद्ध जीतने के बाद लॉर्ड क्लाइव को कंपनी का गवर्नर बनाया गया। उसके बाद लॉर्ड क्लाइव, याद रखिएगा, लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गीदड़ भी कहते हैं, बंगाल का गीदड़, याद रखिएगा, क्लाइव को बंगाल का गीदड़ भी कहते हैं, और बंगाल का शेर भी था। तो बंगाल का शेर दो लोगों को कहा जाता है, याद रखिएगा, आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है और लॉर्ड वेलेस्ली, ये दो लोग हैं जिनको बंगाल का शेर कहा जाता है। याद रखिएगा, लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गीदड़ करते हैं, और लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का शेर करते हैं, और आशुतोष मुखर्जी को भी बंगाल का शेर करते हैं। तो यह प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि पलासी में कंपनी का सेनापति कौन है, तो क्लाइव है। अच्छा, बंगाल का नवाब कौन है, तो सिराजुद्दौला है, परंतु याद रखिएगा नवाब की तरफ से सेनापति के रूप में कौन है, तो मीर जाफर है, याद रखिएगा, मीर जाफर। अच्छा, याद रखिएगा कि फ्रांसीसी कंपनी, जो फ्रांसीसी कंपनी है, सिराजुद्दौला के साथ, याद रखिएगा, क्योंकि देखिए जब भी एक चीज आप कॉन्सेप्ट रूप में समझिएगा, इसको मैं कॉन्सेप्ट के रूप में समझा देता हूँ आपको। जब भी आप देखिएगा कि कोई भी स्थानीय शासक जब भी कोई विदेशी कंपनी, जैसे कि अंग्रेज और कोई स्थानीय शासक मिलकर लड़ रही है, तो जो दूसरी विदेशी कंपनी है वो उसको विरोध में चली जाती है, क्योंकि ये एक ही चीज का व्यापार कर रही है। तो फ्रांसीसी कंपनी क्यों सिराजुद्दौला का साथ दे रही है, वो चाह रही है कि वो अंग्रेजों, एक मिनट, वो चाह रही है कि वो अंग्रेजों को हरा दे और अंग्रेज बंगाल से बाहर चले जाए। तो जो बंगाल के जितने जो भी सामान वो लोग खरीद रहे हैं, जो अंग्रेज खरीद रहे हैं, अब वो फ्रांसीसी खरीदेंगे और फ्रांसीसी कंपनी को लाभ होगा। तो बेसिकली ये लाभ के लिए ही सिराजुद्दौला का साथ दे रहे हैं, और कोई मतलब उनका ऐसा नहीं है कि वो कुछ और उनकी मंशा है, नहीं, सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए, याद रखिएगा। अच्छा, याद रखिएगा, जो पलासी का युद्ध हुआ था, तो पलासी के युद्ध में बेसिकली पलासी के युद्ध से पहले एक घटना हुई थी, एक घटना हुई थी जिसको हम ब्लैक होल की घटना कहते हैं, ठीक है। ये ब्लैक होल की घटना क्या थी कि एक छोटा सा कोठरी थी, कोठरी के अंदर बहुत सारे लोगों को जबरदस्ती उसमें ठूस दिया गया था और बंद कर दिया कारागार में। रात रात भर कारागार में बंद रहने के बाद जब सुबह खोला गया तो उसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। अब ये याद रखिएगा, ये जो घटना है ये विवादास्पद घटना है, इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। इसलिए साक्ष्य नहीं मिलता है क्योंकि देखिए, ये सिराजुद्दौला को, अब इंडियन इतिहासकार यहाँ पर एक स्टैंड लेते हैं कि ये जो जे जे ढालवेल है, ये बेसिकली एक षड्यंत्र इसने रचा था ताकि जनता का सपोर्ट सिराजुद्दौला को न मिले। जनता, एक मैसेज पहुंचाना था जनता, क्योंकि जनता के पास एक मैसेज जाए कि सिराजुद्दौला अच्छा शासक नहीं है, बहुत ही क्रूर है, उसने इतने सारे लोगों को एक जब छोटे से कमरे में बंद करके मृत्यु दे दिया। तो एक तरीके से इनको बदनाम करने का, एक अपयश प्रदान करना था इस घटना के माध्यम से, कोई बात। लेकिन ये घटना अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि ब्लैक होल की घटना कब हुई थी, तो बंगाल में हुई थी 20 जून 1756 ईस्वी में, कलकत्ता में हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इस घटना के एकमात्र जीवित गवाह कौन थे, तो जे जेड हार्वेल, याद रखिएगा, जे जेड हार्वेल जो है एकमात्र गवाह थे, विटनेस जो जीवित थे। अब ये खुद ही आप समझ सकते हैं संदेहास्पद है। अच्छा, ब्लैक होल की घटना का उल्लेख, याद रखिएगा, जो भी घटना होती है, तो देखिए इतिहास में क्या होता है कि एक घटना को डिफरेंट बुक से चेक किया जाता है। अगर एक ही घटना को तीन चार इतिहासकार लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि हाँ,
वो घटना प्रमाणित है और वो घटना सच में सत्यता की कुछ कुछ भाग अंश है। परंतु याद रखिए कि जो समकालीन इतिहासकार हैं गुलाम हुसैन ने अपनी उनकी एक पुस्तक है सियारुल मुस्तखरीन, इनकी एक पुस्तक है गुलाम हुसैन की, याद रखिएगा गुलाम हुसैन उस समय के समकालीन इतिहासकार हैं गुलाम हुसैन, और उनकी एक किताब है सियारुल मुताखरीन। उसमें कहीं भी इस तरह के इस घटना का जिक्र नहीं। इसका मतलब है कि ये घटना मनगढ़ंत थी। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। अब आते हैं हम बंगाल में। अब जब बंगाल में शासन लॉर्ड क्लाइव ने जीत लिया और बंगाल पर शासन स्टार्ट हुआ, तो याद रखिए आप लॉर्ड क्लाइव ने जब शासन स्टार्ट किया बंगाल में, तो वहां दैत शासन स्थापित हुआ था। द्वैत शासन के बाद कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल में सॉरी दोस्तों, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि क्लाइव का मतलब कितनी बार वो शासन किए थे, कितनी बार उनको मतलब उनको गवर्नर का पद मिला था। याद रखिएगा जो हमारे क्लाइव क्लाइव साहब है, याद रखिएगा क्लाइव के बारे में एक प्रश्न कहा जाता है कि जब क्लाइव पलासी का युद्ध जीत करके जा रहा था, तो किसी इतिहासकार ने लिखा है कि लोग खड़ा होकर के उनका स्वागत कर रहे थे। बताइए, अगर एक पत्थर से भी, अगर सभी भारतीय पत्थर से भी मारते तो ये अंग्रेज भारत छोड़ के भाग जाते, परंतु सभी लोग उनका अवभगत कर रहे थे। वहीं से जाकर के इन लोगों का इतना साहस हुआ और धीरे 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 इन लोगों ने भारत में अपने पैर जमाने शुरू किया और पूरे के पूरे भारत को अपने साम्राज्य में, औपनिवेशिक शासन में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, उसके बाद याद रखिएगा टर्म, पहला टर्म याद रखिएगा जब पलासी का युद्ध हुआ 1757 से 60 तक, ये पहले टर्म टेन्योर में बनाए गए। दूसरी बात क्या हुआ, जब 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ, तो बक्सर के युद्ध के उपरांत क्या हुआ, सहायक संधि हुई, सॉरी सहायक संधि बता रहा हूं मैं। उसके बाद क्या हुआ, इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की जो संधि है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इलाहाबाद की संधि दोनों से हुई। अब इलाहाबाद की संधि के तहत उन्होंने शाह आलम द्वितीय को नाम मात्र का शासक बना दिया, और शाह आलम द्वितीय जो है, एक मिनट को नहीं करना, शाह आलम द्वितीय ने शाह आलम द्वितीय को शासक बना दिया। अब देखिए अंग्रेजों की एक बहुत ही कूटनीतिक चाल इसको कर सकते हैं, उन्होंने खुद सत्ता नहीं संभाली। अब सत्ता को लेजिटामाइजेशन कहां से ले रहे हैं वो, ध्यान दीजिएगा। उन्होंने क्या किया कि जो मुगल सम्राट है, मुगल को सिर्फ प्रतीकात्मक रूप में संधि में हस्ताक्षर मुगल शासक से करवाया, और मुगल शासक को क्या किया कि अपना पेंशन खोर बना लिया। यानी मुगल शासक जो है, अब मुगल शासक के द्वारा, याद रखिएगा मुगल, उनके कहने का अर्थ है, अंग्रेजों के कंपनी के कहने का अर्थ है कि मुगल शासन ने भाई मुझे ये अधिकार दिया कि मैं भारत में शासन करूं और कम और टैक्स वसूलूं यहाँ से। तो याद रखिएगा कि शाह आलम द्वितीय के द्वारा संधि हो रही है। उसके बाद अवध के नवाब से संधि हो रही है। अब अवध के नवाब का जो प्रांत है उसको छीन करके आपको मीर कासिम के जो प्रांत है बंगाल का जो नवाब था, उसके कुछ प्रांत को छीन करके अवध में मिला लिया गया, और अवध को जबरदस्ती कहा गया कि आप भैया इनको पेंशन दो, ब्रिटिश सम्राट को पेंशन दो। यानी आपस में ही जो तीन आपस में एक साथ हुए थे, इन तीनों को ही आपस में लड़वाने का काम किया। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो पहले टेन्योर लॉर्ड क्लाइव ने 2 टेन्योर में कार्यकाल में शासन किया है। तो पहली बार जब 1757 से पलासी के युद्ध से 1760 तक, यानी 3 साल, और उसके बाद इलाहाबाद की संधि को अंजाम देने के लिए, याद रखिए कितना कूटनीतिक मानसिकता का व्यक्ति है रॉबर्ट क्लाइव, कि उसको ब्रिटेन से बुलाया जा रहा है। अब समझिए ये इस समय लंदन में है, लंदन से इसको बुलाया जा रहा है इलाहाबाद की संधि की शर्तों को डिफाइन करने के लिए। इसकी उपयोगिता आप समझ सकते हैं। भारत में जो ब्रिटिश सत्ता को की जड़ों को अगर किसी ने जमाने का काम किया है, तो याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव। वो दूसरी बार 1765 में आता है और 1767 तक रहता है। इलाहाबाद की संधि के लिए ही इसको बुलाया गया, याद रखिए इलाहाबाद की संधि के समय। ठीक है, अब हम समझते हैं कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव था। याद रखिएगा बहुत बार पूछा जाता है, ये स्टेटमेंट में पूछा जाता है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो लॉर्ड क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड क्लाइव भी कहा जाता है। अच्छा, बेसिकली ये लॉर्ड शब्द इसलिए इस्तेमाल होता है, देखिए ब्रिटेन में लॉर्ड शब्द इसलिए इस्तेमाल जमींदारों के लिए इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली वहां के जो सम्राट है, कुलीन है, एलिट वर्ग होता है, उसके लिए लॉर्ड शब्द का इस्तेमाल होता है। लॉर्ड कोई कॉमन पीपल नहीं होते हैं, 2 लोग होते हैं, एक साधारण लोग होते हैं और एक होते हैं लॉर्ड, यानी कि जो फ्यूडल लॉर्ड, आपने सुना होगा फ्यूडल लॉर्ड, ये सामंती व्यवस्था का शब्द है।
ये इस शब्द से हमें बचना चाहिए। लोकतंत्र में सामंती व्यवस्था का कोई भी स्थान नहीं है। इसीलिए लॉर्ड को अगर हम लोकतांत्रिक दृष्टि से देखें तो लॉर्ड शब्द अपने आप में ही विवादास्पद है। ठीक है। उसके बाद आगे हम चलते हैं कि विलियम पीट ने लॉर्ड क्लाइव को कहा वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक है। याद रखिएगा ये स्टेटमेंट एक बार बीपीएससी में पूछा गया है। ये स्टेटमेंट किसने कहा है, याद रखिएगा। ये स्टेटमेंट बीपीएससी में पूछा गया है। विलियम पीट ने लॉर्ड क्लाइव को कहा है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक था, हेवन बॉर्न जनरल। याद रखिएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि लॉर्ड क्लाइव के समय 1767 में एक सैनिक विद्रोह हुआ था। याद रखिएगा, एक सैनिक विद्रोह हुआ था जिसको श्वेत विद्रोह करते हैं। अब ये श्वेत व्हाइट रेवोल्यूशन, ये व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है? बेसिकली क्या होता था कि सेना को कैंटोनमेंट एरिया में रखा जाता था। लॉर्ड क्लाइव के समय सेना को कैंटोनमेंट एरिया में रखा जाता था, और जब कहीं कैंटोनमेंट एरिया से दूर कहीं युद्ध होता था तो उस युद्ध में क्या होता था कि जो लॉर्ड क्लाइव है, जो सैनिक को भेजते थे उनको एक्स्ट्रा वेतन मिलता था, तो वहां भी वेतन मिलता था और यहाँ भी वेतन मिलता था। तो परिणाम स्वरूप जो छावनी के सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो याद रखिएगा ये विद्रोह किसके समय में, और याद रखिएगा ये विद्रोह किसके समय में हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुआ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है। सिराजुद्दौला के हारने के बाद भाग करके मुर्शिदाबाद पहुंचता। अब सिराजुद्दौला क्लाइव से हार चुका है। हारने के बाद ये बेचारा सिराजुद्दौला कहाँ पहुंचता है? मुर्शिदाबाद पहुंचता है, फिर नाव से पटना पहुंचता है, और पटना पहुंचने की कोशिश में रास्ते में ही क्या करता है, मीरन के आदेश में, मीरन के आदेश पर मोहम्मद अली बेग ने, याद रखिएगा, मोहम्मद अली बेग ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। ठीक है। अच्छा, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला था। उसके बाद मीर कासिम हुआ। उसने सिराजुद्दौला के समय राजधानी कहाँ है? तो याद रखिएगा मुर्शिदाबाद। सिराजुद्दौला के समय राजधानी कहाँ है? तो मुर्शिदाबाद। आप इस चीज को याद रखिएगा। अच्छा, अब हम आते हैं, थोड़ा सा आपको पूरा बैकग्राउंड में एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूँ। देखिए, अगर आप समझने का प्रयास करें थोड़ा सा, अगर हम इसको, तो अगर हम एक डायग्राम फॉर्म में समझते हैं, ठीक, अगर यहाँ से हम ब्रिटिश की स्थापना को लेते हैं, मैंने कहा था कि लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में 1599 में कंपनी बनती है। कंपनी बनने के बाद कंपनी धीरे धीरे प्रोसेस में आती है, धीरे धीरे भारतीय राजाओं को अपनी गिरफ्त में लेती है, उनके माइंड वॉश करती है, अपनी हितों को पूर्ति करवाती है। 1757 में पलासी का युद्ध होता है, आप समझ ही रहे। उसके बाद आप समझिए बक्सर का युद्ध होता है। दो बड़े युद्ध होने के बाद छोटे छोटे और भी घटनाएं होती है, और यहाँ पर 1857 की क्रांति होती है। अब 1857 क्रांति के बाद क्या होता है कि एक एक्ट आता है, एक एक्ट आता है 1858। इस एक्ट के द्वारा क्या होता है कि अब कंपनी से, जो कंपनी का शासन करने का अधिकार था, वो कंपनी के, एक मिनट लगता है ये कलर आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, तो यार मैं इसको दूसरे कलर से बना देता हूँ। ठीक है। तो मैंने कहा कि 1599 में या 1600 में आप मान करके चलिए ब्रिटिश स्थापना होती है। 1757 में युद्ध होता है पलासी का। 1764 में आपका बक्सर का युद्ध होता है, और फिर छोटी छोटी घटनाओं के बाद 1857 की क्रांति होती है। और 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश संसद से एक एक्ट पारित होता है। 1857 में एक ब्रिटिश संसद से एक्ट पारित होता है। उस एक्ट के द्वारा क्या होता है कि जो कंपनी का शासन है उसको समाप्त कर दिया जाता है। यानी अब महारानी सीधे सीधे भारत पर नियंत्रण करेगी। पहले कंपनी भारत पर नियंत्रण करती थी, फिर महारानी को, संसद को लिखित भेजा जाता था। उसके बाद एक प्रोसेस थी, परंतु अब कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया है, महारानी का शासन स्टार्ट हो रहा है। तो वहां से बहुत सारी, याद रखिएगा, एक्ट एक्ट कहाँ से बनाया जाता है?
याद रखिएगा, एक्ट का मतलब होता है अधिनियम। अधिनियम हमेशा संसद से पारित कानून को हम अधिनियम करते हैं। जब कोई विधेयक संसद से पारित हो जाता है, जब संसद में पारित होने से पहले उसको विधेयक कहते हैं, बिल कहते हैं, और जब संसद में पारित हो जाता है, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो वो एक्ट बन जाता है, उसको हम अधिनियम करते हैं। तो याद रखिएगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट से ये एक्ट पारित होता है, और पारित होने के बाद फिर यहाँ पर धीरे धीरे बहुत सारे आंदोलन होते हैं। आंदोलन होने के बाद 1957 में भारत को फाइनली आजादी मिल जाती है। ठीक है, वही चीज मैं आपको यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यही चीज है। और जब भारत में 1947 में भारत आजाद होता है, तो भारत के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी होते हैं, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी होते हैं, भारत के पहले अंतिम गवर्नर, अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं, और भारत के पहले भारतीय गवर्नर जो होते हैं चक्रवर्ती राजगोपाल। ठीक है दोस्तों, आज की क्लासेस में मैंने 1857 की क्रांति का एक प्रश्न उठाया, और इससे रिलेटेड मैंने सारे प्रश्नों को, आसपास की जितनी भी चीजें थी, आपको समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को अच्छे कमेंट करिए, लाइक करिए। चलिए, धन्यवाद।